हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र सैनी आपका बायोलॉजी टीचर स्वागत करता हूं आपका एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। आज हम इस स्कूल के चैनल पर 11th क्लास की बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ये अपना कॉमन वीडियो रहेगा 11th बायोलॉजी का। पहले तो आपने जो 10th पास आउट करके आपने नया सब्जेक्ट लिया है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के बारे में बेसिक डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जीव जगत यानी कि पहला जो अध्याय है उसके ऊपर आएंगे। पहले देखते हैं देखो कि बायोलॉजी क्या होती है। बात करें बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। बायोलॉजी इस शब्द का मतलब क्या है, ये क्या होती है, इसके अंदर हम किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे और ये शब्द अपनी लाइफ के अंदर कितना रोल प्ले करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले तो नॉर्मल सी बात है कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, इसकी कोई पर्टिकुलर क्या डेफिनेशन क्या परिभाषा हो सकती है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान किसे मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि पर्टिकुलर साइंस की कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसे हम बायोलॉजी कहेंगे, तो इसकी एक डेफिनेशन होती है। वो डेफिनेशन आप समझने का प्रयास कीजिए कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा यानी कि विच ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखो एक वर्ड आ गया, क्या आ गया, जिसमें हम जीवधारियों के, जिसमें हम जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं मतलब कि ये जीवधारी क्या है। देखिए जीवधारियों का यह मतलब हो गया कि प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले इंडिविजुअल जो भी जीव है। जीव कैसे हो सकते हैं, पादप भी हो सकते हैं और जंतु भी हो सकते हैं, दोनों जीव है। तो इसके आधार पर हम इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं डेफिनेशन को, क्या कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पादपों तथा जीवों की समस्त कार्य की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। यानी कि विच ब्रांच ऑफ साइंस हु वी लर्न अबाउट द एनिमल्स एंड प्लांट्स, their morphological structure, reproductive reactions and also their human being, their characters, उसे हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजी बोलेंगे। तो देखो बायोलॉजी इसके बारे में हमने ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखो अपने क्या स्टार्टिंग है, पहले जीव क्या होता है। अगर जीवों के बारे में जानना है तो पहले अपने को पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कोई जीव या एनिमल क्या है, प्लांट क्या है, उसके अंदर हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं, प्लांट क्या अपने डेली रूटीन के अंदर कौन कौन सी घटनाएं करता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज को ज्यादा वो फोकस करता है, उसका मेन उसका पर्पस क्या रहता है या उद्देश्य क्या रहता है उसके लाइफ साइकिल के अंदर, उसके बारे में जानना है। थोड़ा बायोलॉजी के अंदर और देखते हैं। आपको पता है कि बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस हो सकती है, तो नॉर्मली इस बायोलॉजी को हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन सी दो कैटेगरीज है, एक होती है जंतु विज्ञान, एक क्या होती है, बायोलॉजी को दो कैटेगरीज में, एक होती है जंतु विज्ञान और एक होती है पादप विज्ञान। क्या होती है, पादप विज्ञान। अब देखो जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान क्या होती है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है जंतु विज्ञान को जूलॉजी और पादप विज्ञान को कहा जाता है बॉटनी। ये दो वर्ड, ये दो बड़े नाम जो बायोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बायोलॉजी में जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान आ गए। अब इसकी डेफिनेशन आसानी से पता है कि बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है, ऐसी शाखा जिसके अंदर हम केवल किसके बारे में, एनिमल्स यानी कि जंतुओं के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके जनन से संबंधित, रिप्रोडक्शन से संबंधित, उसके पाचन से संबंधित, उसके व्यवहार, उसकी संवेदनशीलता यानी कि रिप्रोडक्शन, डाइजेस्टिव, सेंसिटिविटी या उसकी जो उपापचयी क्रिया है, उन सब के बारे में, जंतुओं के बारे में जिसके अंदर अध्ययन करेंगे वो होगी जंतु विज्ञान। और पेड़ पौधों या पादपों के बारे में जिसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जीव विज्ञान की उस शाखा को हम क्या बोलेंगे, बॉटनी कहेंगे। अब इन तीन वर्ड को बात करेंगे तो इनके जो जीव विज्ञान का जनक, जंतु विज्ञान का जनक और पादप विज्ञान का जनक, ये काफी नॉर्मल सा क्वेश्चन हो जाता है एक बायोलॉजी के स्टूडेंट को, इसके बारे में नॉर्मल सा पता होना चाहिए। तो याद रखना, देखो तो जो जंतु विज्ञान के पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि बायोलॉजी का जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी है अरस्तु, कहते हैं हम हिंदी में
और इंग्लिश में कहते हैं एरिस्टोटल। क्या कहते हैं? एरिस्टोटल। तो फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। ठीक है। अब जीव विज्ञान की दो शाखाएं थी, एक थी जंतु विज्ञान और एक पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो याद रखना कि जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु ही है। कौन? क्या है? अरस्तु ही है। जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु है और जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। लेकिन पादप विज्ञान के जनक कौन है? पादप विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बॉटनी वो है अरस्तु के एक शिष्य, एक उनके स्टूडेंट था जिसका नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है? बॉटनी का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ये तो थी नॉर्मल सी चीजें कि जनक वगैरह होती हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्या क्या इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए बायोलॉजी के अंतर्गत, और हम क्या पढ़ेंगे। अब देखो जैसे जैसे बायोलॉजी के हम अंदर की तरफ यानी कि पर्टिकुलर उसके डीपली अब इसके बारे में चर्चा करना आरंभ करेंगे तो ये जूलॉजी है जो अलग अलग ब्रांचेस के अंदर क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाती है। और बॉटनी भी अलग अलग ब्रांचेस के अंदर क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। और फिर इसके अंतर्गत हम जंतुओं और पादपों की हर एक छोटी से छोटी चीज, हर एक छोटी से छोटी एक्टिविटीज को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं अपने आम जीवन में कि अगर कोई भी हम है बायोलॉजी के अंतर्गत हमारे बारे में ही जानते हैं। ऐसे हम बोल सकते हैं कि अपने बारे में संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति बायोलॉजी कह सकते हैं, क्योंकि हम होमोसेपियंस मानव ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस को हम पढ़ेंगे जूलॉजी के अंतर्गत, ह्यूमंस के अंतर्गत जो एक्टिविटीज आती है मेमेलिया के अंतर्गत, तो उसके बारे में हम अपने बारे में बहुत अच्छी अच्छी बहुत हम बोल सकते हैं कि आश्चर्यजनक चीजों के बारे में जानोगे कि अपने बॉडी के अंदर ये चीजें भी इस प्रकार होती है क्या, इनका मोनेटाइजेशन ऐसे होता है क्या, इनको कौन मॉनिटर करता है, किस प्रकार की एक्टिविटीज किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंतर्गत होती है, अपने अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, या अपनी बॉडी के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम सर्कुलेट करता है अपना ब्लड, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन करता है, पाचन करता है, कैसे हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, खुद के बारे में गहन विचार पर्वत क्या होता है जीव विज्ञान के अंतर्गत हमें पता चलता है। तो हम ये सब सारी चीजें किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? बायोलॉजी के अंतर्गत। और आपने जो 11th के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट किया है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अच्छा और रोचक सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत बहुत मजा आने वाला है आपको पढ़ने के लिए। तो हम आज स्टार्ट करेंगे अपना जो 11th क्लास का NCERT 11th NCERT की जो बुक है 11th क्लास की, उसका पहला चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जीव जगत। जीवों के बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है, चलिए हम अपनी जो बुक है NCERT की उस बुक के अंतर्गत सिलेबस के ऊपर चलते हैं और अपना जो पहला अध्याय है, पहला चैप्टर है, उसके बारे में अध्ययन शुरू करते हैं। देखो पहले चैप्टर का नाम है जीव जगत। तो अपने पास पहला ही ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि जीव क्या है। क्या क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि जीव क्या है, हम किसे जीव कहेंगे? ये अपने मन के अंदर ये क्वेश्चन आ गया है कि हम किसे जीव कहेंगे। ऐसे तो हम आम भाषा में हर एक बोलते हैं ये एक जीव है, इसकी रक्षा कीजिए, जीवों की रक्षा कीजिए, जीवों के बारे में जानिए, जीवों को जो संकटकालीन जीवों की प्रजातियां उनको बचाइए। बट पर्टिकुलर हम जीव किसे कहते हैं? तो पर्टिकुलर जीव क्या होता है देखिएगा। पर्टिकुलर जीव का मतलब है कि अगर आपके सामने कोई एक लिविंग थिंग है, सोचिएगा एक कोई लिविंग थिंग है जो अपने दैनिक जीवन के अंतर्गत क्या करती है, वो अपने पूरे लाइफ पीरियड के अंतर्गत वृद्धि करती है, उसके अंदर उपापचय क्रियाएं होती हैं, वो प्रजनन करती है, अपनी संख्या में वृद्धि करती है, या हम बात करेंगे नॉर्मल सा उसके अंदर बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रहा है। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज को नोट करते तो अपने को पता चलता है कि ये भी एक जीव है। जीव मतलब कि उसके अंदर कोशिकाओं का बार बार विभाजन होकर उसका शरीर का आकार बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है, उसके शरीर के अंतर्गत बदलाव आ रहे हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वह जीव अपनी क्षमता को खो देता है, जिसे हम बोलते हैं कि उसके अंदर कोशिकाओं के विभाजन की क्षमता नहीं रहती है, और वो अंत में क्या हो जाता है, हम उसे अपनी भाषा में कहते हैं कि जीव की मृत्यु हो गई है। तो इस प्रकार की घटनाएं होती है। तो जीव के बारे में जानते हैं। देखना कि जीव क्या है। दैनिक जीवन में अपनी आवश्यक घटनाओं को, दैनिक जीवन में अपनी आवश्यक घटनाओं, अब आवश्यक घटनाएं कौन कौन सी है, उन आवश्यक घटनाओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए पहली आवश्यक घटना के बारे में देखते हैं, वो है जीवों के अंतर्गत वृद्धि। क्या है? वृद्धि, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ। अब वृद्धि क्या होती है? देखो ऐसा नहीं है कि किसी चीज की लंबाई को बढ़ना वृद्धि कहलाता है। अब वृद्धि का मतलब होता है कि जीव का जैसे जैसे विकास होगा
तो उस प्रकार उसी के दौरान उसके शरीर के अंदर कुछ बदलाव आएंगे, कुछ की लंबाई बढ़ती है तो कुछ जीवों के शरीर का भार बढ़ता है, होता नहीं होता। तो वृद्धि किसे कहेंगे? वृद्धि मतलब कि जीवों के अंतर्गत कोशिकाओं के विकास के दौरान, कोशिकाओं के विकास के दौरान, कोशिकाओं का जैसे जैसे विकास होता रहेगा तो कुछ जीवों के शरीर में लंबाई बढ़ती है, कुछ जीवों के शरीर का भार बढ़ता है, जिसे हम बोलते हैं आकार बढ़ता है। तो इस प्रकार क्या होती है? वृद्धि होती है। हम क्या पढ़ रहे हैं? दैनिक जीवन में जो आवश्यक घटना है वृद्धि, जीवों का वृद्धि होती है। जैसे कि अब एक नवजात शिशु है, जैसे जैसे उसका विकास होगा, शरीर का विकास होगा तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, उसका भार बढ़ेगा, उसके अंतर्गत शारीरिक ढांचों का निर्माण होगा, हड्डियों का निर्माण होगा, उसके अंदर मांसपेशियों का निर्माण होगा, छोटी छोटी जो मसल्स है वो बनेगी, उसका बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो क्या होंगे? मैच्योर होंगे, परिपक्व होंगे। इस प्रकार की घटनाएं रहेंगी तो वो वृद्धि करेगा। दूसरी की और बात करो, नॉर्मल से इसके बारे में देखते हैं तो दूसरा देखो, जीवों का एक आंशिक गुण होता है। क्या गुण होता है जीवों का? जीवों का गुण होता है प्रजनन। क्या होता है? प्रजनन। प्रजनन मतलब कि रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन। प्रजनन कैसे? कि प्रत्येक जीव अपने वंश की वृद्धि के लिए अपने ही समान नए जीव की उत्पत्ति करता है, उसे हम जनन कहते हैं, उसे हम प्रजनन कहते हैं। यहाँ या हम अपनी आम भाषा में कह दें तो जीवों का अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए किया गया प्रयत्न, इसे भी हम जनन कहते हैं। जीवों का अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करना जनन कहता है। अलग अलग प्रकार की परिभाषा है, लेकिन इसका पर्टिकुलर मोटो एक ही है कि प्रत्येक सृष्टि में पाए जाने वाला जीव अपने ही समान नए जीवों की उत्पत्ति करता है। इस प्रकार की घटना को प्रजनन कहते हैं। उस घटना के दौरान नए जीवों में वृद्धि होती रहती है और उस पर्टिकुलर जाति की संख्या में बढ़ना और उस जाति का वर्चस्व बना रहा है, इसलिए प्रजनन की क्रिया आवश्यक है। आप सभी को पता है कि सभी प्रकार के जीव अपने ही जाति को आगे बढ़ाने के लिए जनन क्रिया करते हैं। जनन क्रिया एक दैनिक जीवन का आंशिक घटक है। इसी के आधार पर हम कहते हैं कि जीवों के अंतर्गत वो क्या है? आवश्यक घटनाओं में आता है। आवश्यक घटनाओं में इसलिए आता है क्योंकि उसके बिना उस जाति का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, इसलिए वो क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन, प्रजनन यानी कि जीवों द्वारा अपनी जाति का कैसे? फॉर एग्जाम्पल बात करेंगे हम, होमोसेपियंस मानव अपनी जाति का, अपनी संख्या, जाति मतलब कि अपनी पर्टिकुलर कास्ट नहीं। अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ जूलॉजी, जीव विज्ञान के, जंतु विज्ञान के अंदर जो क्लासिफाइड किया गया जीवों को, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं? अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, अपनी कास्ट नहीं। जैसे होमोसेपियंस मनुष्य, सारे मनुष्य आगे, मनुष्य अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। वैसे रेप्टाइल्स है, रेंग कर चलने वाले जीव है, सांप वगैरह है, वो भी अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, तो प्रजनन करते हैं, नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। जैसे कि जैसे पीसीज है, एवीज है, यानी कि मछली वर्ग है, पक्षी वर्ग है, वो सारे जीव है। सभी जीव, चाहे एक छोटे से छोटा एक कोशी के जीव हो, चाहे वो अपने अंदर अलग अलग आवश्यक घटनाओं द्वारा, जरूरी नहीं है कि वो लैंगिक जनन द्वारा करे, वो अलैंगिक जनन की विधि द्वारा भी अपनी संख्या में वृद्धि करता है और अपनी जाति का वर्चस्व बनाए रखता है। तो इसी प्रकार जीवों द्वारा अपनी ही जाति के नए जीव को उत्पन्न करने की, नए जीव को उत्पन्न करने तथा संख्या में वृद्धि करके वातावरण में अपना, संख्या में वृद्धि करके तथा वातावरण में अपना वर्चस्व बनाए रखने, वातावरण में अपना वर्चस्व बनाए रखने हेतु किया गया प्रयास, क्योंकि ये भी एक आवश्यक घटना है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी कि जीवों द्वारा, या हम कह सकते हैं कि संतति द्वारा अपने ही समान नए जीवों की उत्पत्ति करना, यानी कि संतति द्वारा संतान का निर्माण करना जनन कहलाता है। तो प्रजनन भी एक आवश्यक घटना होगी। अब एक और बात करो इंपॉर्टेंट चीज की, तो नॉर्मल से आप लोगों को पता है कि और क्या इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, तो और है कि देखो वृद्धि हो गई, प्रजनन हो गया, उपापचय के लिए भी तो बहुत जरूरी है। तो अपना जो तीसरा है वो है उपापचय
क्रियाएं, या हम उसे उपापचयन भी कहते हैं, उपापचयी क्रियाएं। अब ये उपापचयी क्रियाएं क्या होती है, किसे कहेंगे उपापचयी क्रियाएं? तो देखिएगा, जब भी अपने शरीर के अंतर्गत हम भोजन करते हैं तो किस प्रकार भोजन से अपने को एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी को हम किस प्रकार हम यूटिलाइज करते हैं अपने डेली रूटीन के फंक्शंस को करने के लिए, कार्य को करने के लिए कैसे करते हैं। तो देखो, उपापचयी क्रियाएं क्या होती है, यानी कि उपापचयी क्रियाएं अपने शरीर में पाए जाने वाली कुछ ऐसी रिएक्शंस, क्रियाएं होती है जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में भी तो बदलती है और सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में भी बदलती है। यानी कि वो करती रहती है, हम बोल सकते हैं एक्सचेंज करती रहती है, टू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो ये चलता रहता है। इस रिएक्शंस को, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म, यानी कि उपापचयी क्रिया कहा जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे? मानव शरीर के अंतर्गत या जीवों के, मानव की नहीं तो हम जीवों के बारे में बात करें तो जीवों के शरीर के अंतर्गत होने वाली ऐसी क्रियाएं जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तथा या सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थों में बदलने का कार्य करती है, जिससे अपने को एनर्जी मिलती है। एनर्जी के लिए उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं उपापचयी क्रियाएं। तो उपापचयी क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, या मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, जटिल कार्बनिक पदार्थ को किसके अंदर बदलती है? सरल कार्बनिक पदार्थ में, सरल कार्बनिक पदार्थ में, और सरल कार्बनिक पदार्थ को किसके अंतर्गत बदलती है? जटिल कार्बनिक पदार्थ में। तो इस प्रकार उपापचयी क्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपने जीवों के दैनिक जीवन की घटनाओं के अंतर्गत। तो अपने को पता चल गया आप जीव किसे कहेंगे। आप उसकी पर्टिकुलर लाइफ के अंतर्गत होने वाली घटनाओं को नोट करके आप बता सकते हैं कि वह एक जीव है। ठीक है, वो घटनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? वो घटनाएं प्रजनन हो सकती है, वो घटनाएं उसके शरीर की वृद्धि हो सकती है, उसके शरीर के अंतर्गत होने वाली उपापचयी क्रियाएं हो सकती है, अन्य और भी अनेक प्रकार की घटनाएं होती है। उसके बारे में भी हम देखते हैं इसके आगे। जीव के बारे में हम जानकारी ले रहे थे और हमने देखा था कि उपापचयी क्रियाएं हैं, उस जीवों के अंतर्गत होने वाली वृद्धि है, जीवों के अंतर्गत प्रजनन की क्रियाएं होती है, और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। तो डी नंबर है कि जीवों के अंतर्गत एक और गुण पाया जाता है और एक दैनिक जीवन के अंतर्गत घटनाएं होती हैं संवेदनशीलता की, सेंसिटिविटी की। संवेदनशीलता क्या होती है? देखो, आपने भी अपने दैनिक जीवन के अंतर्गत जो वातावरण के अंतर्गत होने वाले उद्दीपन है उनको महसूस किया होगा। सर्दी के अंतर्गत ठंड को महसूस किया होगा, गर्मी के अंतर्गत गर्माहट को, वातावरण के अंतर्गत बदलाव होने पर ठंडी गर्म चीजें, गर्म हवाएं, तापमान, वायु, विकिरणें, इस प्रकार की चीजों को आपने उद्दीपनों को ग्रहण किया होगा। तो ये संवेदनशीलता का गुण जीवों के अंतर्गत पाया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि जीवों द्वारा वातावरण में होने वाली उद्दीपनों या उद्दीपन युक्त घटनाओं को, वातावरण में होने वाली उद्दीपनों या उद्दीपन युक्त घटनाओं को ग्रहण या महसूस करने की क्षमता पाई जाती है। कैसे ग्रहण या महसूस करने की क्षमता पाई जाती है? देखने का, तापमान बढ़ने पर अपने शरीर के अंतर्गत जो बाह्य उद्दीपनों द्वारा अपने आप गर्मी महसूस हो जाती है। अपने को पर्टिकुलर कोई इंडिकेटर नहीं होता बॉडी में कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद सर्दी आएगी या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपने को गर्मी के बारे में महसूस करना है। जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे बाह्य उद्दीपनों से शरीर पर प्रभाव पड़ता है। काफी बार हमने ये नोट भी किया है कि वातावरण के अंतर्गत जैसे ही मौसम के अंतर्गत बदलाव होता है तो शरीर उसके अगेंस्ट नहीं होकर उसके अपने को पैरेलल चलाता है ताकि हम उसको महसूस कर सके। ज्यादा गर्मी है तो हम अपनी सुविधाओं को, जैसे कि ठंडे इलाकों में जाते हैं, जैसे आजकल है जो काफी सुविधा है, जैसे एयर कंडीशनर या कूलर्स का यूज किया जाता है, उस प्रकार हम अपने शरीर के तापमान को जो अपना फिक्स टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करते हैं। अगर इससे भी कम या ऊपर नीचे या अलग हो जाए तो अपने शरीर के अंतर्गत क्या हो जाता है? वायरल फ्लू हो जाता है, जो सर्दी की वजह से, गर्मी की वजह से अलग अलग प्रकार की डिजीज हो जाती है। तो संवेदनशीलता का गुण भी पाया जाता है। कौन कौन सी संवेदनशीलता? जैसे कि ताप,
ताप है, वायु अत्यधिक तेज हवाएं चलना है, अत्यधिक दाब, प्रेशर बढ़ना है, ये सारी चीजें क्या है, ये जीवों के अंतर्गत गुण पाया जाता है संवेदनशीलता का। इस घटना को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का जीव है, इसके अंतर्गत ये घटनाएं हो रही है। ठीक है, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट घटना है जीवों के दैनिक जीवन की, और वो उसके बिना तो जीवन भी संभव नहीं है, वो अपना है ई है, वो है श्वसन क्रिया। क्या है? श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया जीवन के लिए आवश्यक है, यानी कि हम जो रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, जीवन का आवश्यक गुण है, जीवन हेतु आवश्यक, जीवन हेतु आवश्यक है। और श्वसन क्रिया होती किस प्रकार है कि हम ऑक्सीजन का अपने बॉडी के अंतर्गत प्रवेश कराते हैं, यानी कि बॉडी के अंतर्गत लेते हैं और उस ऑक्सीजन से अपने को ऊर्जा मिलती है, और वो ऊर्जा किसमें? कोशिकाओं में, सेल्स के अंतर्गत एनर्जी देती है, और वापस यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का उपयोग होने के बाद अपशिष्ट पदार्थ के रूप में गैस निकलती है CO2, उसको वापस बाहर की तरफ एक्सपेल आउट, यानी कि हम बोल सकते हैं निष्कासित कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये श्वसन क्रिया चलती रहती है। इस श्वसन क्रिया का प्रमुख उद्देश्य है कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, जिससे कोशिकाओं के अंतर्गत एटीपी के रूप में ऊर्जा रिलीज हो। किसके रूप में? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के रूप में ऊर्जा मिले। तो ये प्रमुख जो 3-4 घटनाएं थी, इसके बारे में हमने अध्ययन किया है कि जीवों का बारे में पता, या जीव क्या है, जीव को कैसे पहचानेंगे, और जीव अपने जीवन में किन मुख्य घटनाओं को प्रदर्शित करता है। ये मुख्य घटनाएं थी वृद्धि, प्रजनन, संवेदनशीलता, उपापचय क्रिया या उपापचयन और श्वसन। ये मुख्य घटनाएं। दैनिक जीवन में बहुत सी और घटनाएं चलती रहती हैं, लेकिन ये मुख्य घटनाएं हैं। इन घटनाओं के आधार पर हम जीवों को पहचान सकते हैं, हम जीवों के बारे में जान सकते हैं, और जीवों के अंतर्गत होने वाले जो क्रियाएं हैं उनको देखकर अनेक प्रकार की अंतर्गत बदलाव को भी समझ सकते हैं। तो इस प्रकार अपना जो जीव जगत, जो पहला चैप्टर का मेन जो हाईलाइट वाला पार्ट था, जीव क्या है, इसके बारे में हमने जाना कि जीव क्या होते हैं, उनके अंतर्गत कुछ दैनिक जैविक क्रियाएं होती है, और जैविक क्रियाएं आवश्यक घटनाओं के दौरान हम समझ सकते हैं कि ये क्रियाएं होती है, इसकी वजह से जीवों के बारे में हमें पता चलता है। क्योंकि ये सारी चीजें अगर हम बात करेंगे पर्टिकुलर एक एनिमल्स के बारे में, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल एक प्लांट के बारे में देखना है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एक ही जगह पर बिना हिले डुले भी रहते हैं, कुछ चट्टानों के नीचे दबे रहते हैं, समुद्र के तल में रहते हैं, कुछ पहाड़ी इलाकों में, बर्फीले इलाकों में। तो उन सबको जानने के लिए उनको क्रियाओं को, दैनिक जीवन की क्रियाओं को नोट किया जाता है, और फिर पता लगा जाता है कि ये भी एक जीव है। तो जीव क्या है, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। अपना जो अगला टॉपिक रहेगा, यानी कि जीव जगत में विविधता, यानी कि जीवों के अंतर्गत क्या क्या अलग अलग बदलाव है, जीवों के अंतर्गत क्या क्या विविधताएं पाई जाती है, वेरिएशंस पाई जाती है, उसके बारे में देखेंगे।